नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का ये कक्षा 12 का पहला भाग वन का चैप्टर 1 की क्लासेज आज लेंगे और आज इस क्लास को हम आज से कंटिन्यू करेंगे और ये क्लासेज थ्योरी के साथ और न्यूमेरिकल साथ ही कराई जाएंगी। जैसे थ्योरी में जैसे सूत्रों को डेरिवेशन कराया जाएगा और साथ में उस पर न्यूमेरिकल कराई जाएंगी और थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ ही कराते चलेंगे। और आइए चलिए आज इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और आगाज करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और चैप्टर को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आइए इसमें जानते हैं सबसे पहले कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि वैद्युत आवेश सबसे पहले जानेंगे हम वैद्युत आवेश के बारे में। वो कहेगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, वो कहेगा, फिर मैं बताना चाहता हूं कि कोई कहेगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है। क्या होता है, कहिएगा कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं कमी से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है। फिर आपसे कोई पूछ दे कि भाई आखिर में वैद्युत आवेश में कह दे कि वैद्युत आवेश में किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। जिसे हम बता दें आपको, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते में या आप जाते हैं और जा रहे हैं, तो रास्ते में जा रहे हैं तो अचानक क्या हुआ कि अचानक आप रास्ते में जा रहे हैं और आसान में रास्ते से मान लीजिए कि आप रास्ते में से जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और रास्ते से क्या रहा है, रास्ते से जा रहा है तो उसको रास्ते में मान लीजिए कि 500 रुपए का नोट गिरा हुआ था। क्या हुआ, 500 रुपए का नोट गिरा हुआ था और लड़का क्या हुआ कि ये लड़का गया और इस नोट को देखा तो उसने उठाया। तो जैसे मान लीजिए कि इसने उठाया तो क्या हुआ, खुश हो गया। क्या हुआ, ये खुश हो गया। क्या हुआ, खुश हुआ। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि घर पे जा रहा है, 500 रुपये मिला, ये खुश हो गया। और उसी प्रकार मान लीजिए कि घर पे जा रहा है, अब घर पे जा रहा है तो इससे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से इसके माता जी ने इसको एक झापड़ लगा दिया। क्या कर दिया, एक झापड़ लगा दिया। तो अब उसको चोट लगेगा। अब चोट लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर दुख होगा या ये रोने लगेगा। तो इसी प्रकार अभी ये कुछ देर के बाद क्या हुआ था, खुश हुआ था। कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ मिलने के कारण क्या खुश हुआ था। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, इसको चोट लगी, झापड़ लगा। मान लीजिए कि मम्मी ने या पापा ने इसको एक झापड़ मारा तो इसको चोट लगी तो इसने रोने लगा। तो इसी प्रकार क्या है कि इंसान ने क्या हुआ कि इस लड़का क्या हुआ कि एक बार हंसा यानी खुश हुआ और एक बार क्या हुआ, दुखित हो गया। तो ये भी क्या होता है, ये इंसान ने क्या है, इस प्रकार ये इंसान ने क्या हुआ, ये दुख और खुशी और सुख और दुख क्या हुआ, इस लड़का का या इस व्यक्ति का क्या होता है कि ये गुण होता है। उसी प्रकार क्या होता है, किसी प्रकार विद्युत आवेश किसी भी प्रकार क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वो मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसका एक अन्य परिभाषा है जिसको आगे चल के मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। केवल इसको याद रखने के लिए जान लीजिए कि बाबू इसका एक अन्य परिभाषा और होता है जिसको याद और रखने के लिए बस जान लीजिए। इसको आगे चल के मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में। बस इसको केवल याद रखने के लिए जान लीजिए। इसका एक अन्य चैप्टर होता है जिसको याद करके लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश की बात में तो कहिएगा किसी पदार्थ का वह गुण होता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह किसी पदार्थ का
किसी 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 पदार्थ का वह गुण है जो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे करता हो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। तो वैद्युत आवेश के बारे में कितने परिभाषा दी आपको? 2 परिभाषा। एक तो मैंने दिया कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से क्या होता है? उत्पन्न होता है। और दूसरा मैंने केवल आपको जानकारी के लिए आपको दे दिया, मैं केवल जानकारी के लिए मैं देखिए इसके बारे में डिटेल पूर्वक बताऊंगा अगले चैप्टर में। बस इसको बस आप जानने के लिए जान लीजिए, जान लीजिए इसको। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? वह किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण होता है जो उसमें विद्युत या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है बाबू कि वैद्युत आवेश कहते हैं, परंतु कोई पूछेगा कि वैद्युत आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? तो बाबू वैद्युत आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त हैं? तो वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। हम क्यू से व्यक्त करते हैं। कोई जगह विद्युत आवेश से किससे व्यक्त करते हैं? तो वैद्युत आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। आप समझिएगा बाबू। कोई जगह कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। कौन सा? वैद्युत आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि क्या होती है बाबू? तो अदिश राशि इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, चाहे मैं भी क्लास में बताया है कि वैद्युत आवेश वो राशि होती है, मतलब सॉरी अदिश राशि वो राशि होती है, अदिश राशि वे राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? कि वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वैसी राशि जिसे परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि। वैद्युत आवेश कौन सी राशि बाबू? तो वैद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? कि वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? वैद्युत राशि वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। कौन सी है? एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत है नहीं। आप समझिएगा। कोई कह रहा है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? कोई कहेगा वैद्युत आवेश कितने प्रकार की होती है? अब प्रश्न आता है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कोई कहेगा कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कोई कहेगा कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है बाबू? पहला कौन सा होता है? धन आवेश। कौन सा होता है? धन आवेश। और दूसरा होता है ऋण आवेश। कौन सा होता है? ऋण आवेश। कोई दिक्कत है नहीं। क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए वो कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया कि पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। कोई दिक्कत है नहीं।
अब समझते हैं कि भाई धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। पहले सीखते हैं धन आवेश क्या होता है, धन आवेश। तो हेडिंग बनाइएगा, पहले डालेगा, पहले को हेडिंग बना देगा कि धन आवेश, धन आवेश क्या बनेगा हेडिंग, धन आवेश। पहला हेडिंग में धन आवेश। आप समझिएगा क्या होता है धन आवेश, क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पिंड है, क्या है, इस पे पिंड है, मान लेते हैं कि पिंड क्या है बाबू, पहला पिंड है, इसको ए पिंड मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरा पिंड है और इस पिंड को मान लेते हैं बी पिंड। कोई दिक्कत है। मान लीजिए पहले पिंड पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इस पे मान लीजिए कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे इसमें, ठीक है, और मान लीजिए इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पिंड था, क्या था, दो पिंड। हमारे पास एक पिंड ए था और दूसरा पिंड बी था। कोई दिक्कत है। अब समझिए हमारे पास दो पिंड थी, एक ए था एक बी था। कोई दिक्कत है नहीं। हमने मान लिया कि ए ने क्या किया कि ए ने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। मान लीजिए कि ए ने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दिया। ए ने क्या किया, ए ने बी को अपना कुछ इलेक्ट्रॉन दिया। मान लीजिए कि इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कितना दिया, इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना। ए ने बी को दो इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो देता है, मान लीजिए ए ने दिया है, तो जो दिया था इसके पास कमी होगी ना, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसके ऊपर कमी होती है, जो देता है जिसके ऊपर कमी होती है, जो देता है तो उसके पास कमी होगी, और जिसके पास कमी होती है या देता है उस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। कौन सा बाबू, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज। और याद रखिएगा कि इसने बी को दिया, तो बी को दिया है तो बी ने लिया ना, तो बी जब लेता है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था तो इसने लिया, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस लिया है तो इसके ऊपर क्या होगा, अधिकता होगा। ये लिया है तो अधिकता, और जिसके पास अधिकता होती है इस पे क्या होती है, उस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। यानी जो देता है उस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज, और जो लेता है उस पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है नहीं। और याद रखिए बाबू कि ये मान लीजिए कि दो चार्ज अपना, मान लीजिए कि इसने दो, मान लीजिए कि इसने ए ने अपना दो इलेक्ट्रॉन बी को दिया, ए ने बी को अपना दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ए पर कितने चार्ज उत्पन्न होंगे, तो इस कंडीशन में बेटा जब ए ने दो इलेक्ट्रॉन दिया है तो ए पर +2 चार्ज उत्पन्न होगी। कौन चार्ज उत्पन्न होगी, +2 चार्ज उत्पन्न होगी। और याद रखिए +2 चार्ज उत्पन्न होगी, कितना चार्ज होगा, स्पष्ट रूप से बताया था कि जिसके ऊपर जो पिंड ए ने, अगर कोई पिंड अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पे कौन सी चार्ज उत्पन्न होती है, प्लस चार्ज, और जो लेता है उस पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। कोई दिक्कत है नहीं। परंतु अगर मान लीजिए कि इस बात को मैं आपसे कहूँ कि बताइए बाबू, या कोई व्यक्ति पूछ दे या कोई जानवर पूछ दे, चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे, बताइए कि बाबू धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो क्या आप इसी प्रकार पिंड बनाएंगे, दो पिंड बना के इस पे इलेक्ट्रॉन बना के लिखेंगे, कहेंगे जो दिया है तो इसको प्लस चार्ज, लिया है तो माइनस चार्ज, ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको परिभाषा में कैसे बताएंगे, तो परिभाषा के रूप में बताएंगे। और परिभाषा कैसे बताएंगे, तो देखिए बाबू को क्या कहा कि बाबू धन आवेश किसे कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ जगह फिगर बना लीजिएगा, मन कर तो इसके नीचे से मैं लिख देता हूँ। तो भाई कोई पूछेगा कि भाई धन आवेश किसे कहते हैं, तो कहिए बाबू धन आवेश किसे कहते हैं, कहेगा कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश, यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहते हैं बेटा, उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। कहेगा कि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। बेटा धन आवेश कहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बाबू अगर किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। तो कोई कहेगा कि इसी को परिभाषा रूप में कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, जो भी उत्पन्न आवेश होगा कौन सा चार्ज कहलाता है बेटा, धन आवेश कहलाता है। धन आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत है। परंतु देखिए बाबू यहीं से क्वेश्चन बनता है।
और मान लीजिए कि आपको एग्जामिनर ने पढ़ाया या आपको टीचर ने पढ़ाया और कहा कि बाबू किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, उत्पन्न आवेश को कहते हैं धन आवेश कहते हैं। परंतु एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे, इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि अगर ए ने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन कितने बी को दिया, तो बताइए कि ए के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, या ए के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, या बी के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तो आप फंस जाएंगे और कहेंगे भाई ये सर ने पढ़ाया ही नहीं, या टीचर पढ़ाया ही नहीं। तो बाबू बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगर शुरू किए हैं तो A to Z पढ़ाएंगे। अगर आपके पास क्षमता है तो मेरे साथ मेहनत करिए, और हमारा दावा है कि आप एक दिन बेहतर करके यहाँ से जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ किसी टीचर से पढ़े, किसी टीचर से पढ़े। क्योंकि देखिए अगर मेहनत आप करते हैं तभी आप सफलता के पास जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता बहुत दूर हो जाएगी। क्योंकि आज कंपटीशन की जमाना है और आज का दौर जितना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो हम बढ़िया से नंबर से पास हो जाएंगे, टॉप कर देंगे, तो गलतफहमी में है। क्योंकि जिस वक्त आप आराम कर रहे होते हैं बाबू, उसमें कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है, कोई ना कोई लड़का मेहनत कर रहा होगा। तो अगर जिस समय आप सो रहे हैं उसमें कोई मेहनत कर रहा है तो क्या जो सो रहे हैं तो आप टॉप करेंगे? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, जो बेटा मेहनत कर रहा है वही टॉप करेगा, मेहनत करेगा वही टॉप करेगा। तो इसलिए आप भी मेहनत करिए, हौसला बनाइए, अपने आप को मेहनत करिए। ऊंचाई पर ले जाना है तो गुलामों की तरह मेहनत करिए, तब आप आगे जाएंगे। क्योंकि इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है और सक्सेस पाने के लिए वो मेहनत करना पड़ता है। तो आइए मेहनत करते हैं और हमको उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कोई पूछेगा बाबू क्वेश्चन, फिर देखते हैं। तो कोई पूछेगा कि बताइए ए के द्रव्यमान में क्या होगा, ए का अगर ए के द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि होगी, या क्या प्रभाव पड़ेगा, या बी के द्रव्यमान में कमी होगी या बढ़ेगा या घटेगा या परिवर्तन ही नहीं होगा, क्या होगा, इसमें बताइए। तो लड़का फंस जाएगा और आप कहेंगे सर जी तो पढ़ाई नहीं है। तो बिल्कुल पढ़ाएंगे बाबू। देखिए बाबू याद रखेगा कि समझिएगा कि अगर ए ने, अगर जो ए देता है बाबू, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है उस पर तो प्लस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है। परंतु याद रखे बाबू, साथ में इसके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है बाबू, इसके द्रव्यमान में कमी आती है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है दूसरे को, मान लीजिए कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया है, तो बाबू याद रखिएगा ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया है तो साथ में इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इससे प्लस चार्ज उत्पन्न होगा ही होगा। क्योंकि अभी बताया था कि जो देता है उसमें प्लस चार्ज ये उत्पन्न होगा ही होगा। परंतु याद रखिए बाबू कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होने के साथ साथ इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, द्रव्यमान में कमी होगी। यानी ए पर द्रव्यमान की क्या होगी, ए में द्रव्यमान की कमी होगी, यानी द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा बाबू, कमी होगा। और साथ में बी को दिया है ना, तो बी जब लिया है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका द्रव्यमान बाबू बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, इसका द्रव्यमान होगा बढ़ेगा। तो इसका द्रव्यमान में क्या देखेंगे, द्रव्यमान, और द्रव्यमान में दिखाएंगे कि इसकी द्रव्यमान की बढ़ेगा, यानी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं। परंतु बाबू इसको हम सिस्टमेटिक, हम बार बार कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे तो सिस्टमेटिक। क्या आप कोई पूछेगा तो बाबू फिर गोला बनाएंगे, कहेंगे नहीं इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा इसका द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं बाबू इसको सिस्टमेटिक नहीं है कहेगा। इसमें भी सिस्टमेटिक इसको लिखेगा, कोई कहेगा बाबू कि इसके द्रव्यमान, ए के द्रव्यमान में क्या होगा, तो सही कहिएगा बाबू इसकी परिभाषा में लिखेगा, कहिएगा कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश हो तो इसके इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इसके द्रव्यमान में कमी होती है, इसके द्रव्यमान में कमी होती है। क्या होती है बाबू, इसके द्रव्यमान में कमी होती है। कोई दिक्कत है नहीं। आइए फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। याद रखिएगा
तो कहेगा कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। को क्या कहते हैं? धन आवेश किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे है धनावेश। अधिक बेटा हमने दिखाएंगे पिंड के हिसाब से, फिगर के हिसाब से कि हमने मान लिया कि एक पिंड ए था, दूसरा पिंड क्या था? बी था। एक पिंड पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, बी पिंड पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे। याद रखिए बेटा कि जब ए ने मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपना मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बी को दे दिया। ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो याद रखिएगा जो देता है उस पर कौन सी चार्ज उत्पन्न होती है? प्लस चार्ज। और जो देता है उस पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। याद रखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। परंतु बाबू याद रखिएगा कि इसको कोई पूछेगा, आप समझ लीजिए कोई पढ़े लिखा व्यक्ति पूछ दे, एग्जामिनर पूछ दे कि बताइए बाबू कि जो इस पे धनावेश किसे कहते हैं? ऋणावेश। तो आप क्या इसको ऐसे बताएंगे कि बाबू जो 2 पिंड बनाएंगे बताएंगे कि एक पिंड से जो दिया है उसे प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, जो लिया है उसे माइनस चार्ज? बिल्कुल नहीं। हमारे पास पढ़ना है तब सिस्टम से पढ़ाएंगे बाबू। इस फिगर है परंतु इसको सिस्टमेटिक बताएंगे कैसे? कहिएगा कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए यहाँ पर दे रहा है तो कमी हो रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? धन आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखिए बाबू इस पे क्वेश्चन करेगा कोई कि बाबू धनावेश किसे कहते हैं? कहेगा यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण, कमी हो रहा है कि नहीं यार? क्योंकि दे रहा है तो कमी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश क्या होता है? जब कमी होती है तो धनावेश होता है, तो उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। परंतु बाबू टीचर ऐसे पढ़ाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है। अब मान लीजिए कि हमने पढ़ा के आपको भेज दिया कि जो दिया है उस पर कम से प्लस चार्ज, जो दिया है उसे माइनस चार्ज, और उस पर क्या होती है कि ऐसे होता है। परंतु मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दिया, कहा कि नहीं बताइए कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश हो, तो बताइए कि इसके द्रव्यमान में क्या कमी होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। तब तो आप बताएं द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, या कमी होगी कि बढ़ेगा? तो आप तो फंस जाएंगे, कहेंगे सर जी तो ऐसे पढ़ाई नहीं है। तो आप बिल्कुल पढ़ाया है। याद रखिएगा कि जो देता है उससे प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, साथ में क्या होता है? उस पर उसके द्रव्यमान में कमी होती है। जो देता है उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होने के साथ क्या होती है? उसके द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। पर याद रखिएगा कि जो लेता है उससे माइनस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है, परंतु उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है या बढ़ता है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने पूरा आपको पूरा डिटेल में बताया कि धन आवेश किसे कहते हैं। अब बताइए कि ऋण आवेश किसे कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि तब तक इसको मिटाते हैं। देखिए बाबू अभी हमने पढ़ा था धन आवेश, अब पढ़ेंगे ऋण आवेश। किसे कहते हैं? ऋण आवेश किसे कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है ऋण आवेश, कि ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो बाबू ऋण आवेश किसे कहते हैं तो इसके बारे में समझते हैं। पहले लिखते हैं ऋण आवेश। कोई दिक्कत है नहीं। अब ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो अभी जैसे मैं आपको बताया था कि बाबू मान लीजिए कि 2 पिंड था। अभी मैंने बताया था कि 2 पिंड, मान लीजिए कि ए पिंड था, ये क्या है? बी पिंड था। कोई दिक्कत है नहीं। मैंने बताया था कि मान लीजिए क्या था? ये ए पिंड था, ये क्या था? बी पिंड। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ए पे कुछ इलेक्ट्रॉन था, ए पे कुछ इलेक्ट्रॉन था, और बी पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बताया था। बी पे मैंने भी कुछ इलेक्ट्रॉन दिया था आपको एकदम अच्छे से। मैंने कहा कि अगर ए ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो ए ने जब दिया तो इस पे कौन सी चार्ज उत्पन्न होगी? प्लस चार्ज। कौन सा? प्लस चार्ज। और बी ने लिया तो कौन सी चार्ज उत्पन्न होगी? माइनस चार्ज। पर याद रखो बाबू कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया है ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे कितने चार्ज उत्पन्न होंगे? याद रखिएगा कि +2 चार्ज उत्पन्न हुआ। कितने चार्ज? +2 चार्ज। कितने चार्ज? +2 चार्ज। कितने चार्ज उत्पन्न होंगे? प्लस का 2 चार्ज उत्पन्न होगा। और इसने लिया है, बी ने लिया है, तो इस पे कितना लिया है? 2 लिया है, तो इससे माइनस का 2 चार्ज उत्पन्न होगा। ये बताया था, आप समझ लो। तो जो देता है इस पे कौन सी चार्ज होगी? जो देता है उससे प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, जो लेता है उससे माइनस चार्ज। कोई दिक्कत है नहीं। और तो क्या फिर अब इसको भी बताएंगे? माइनस चार्ज के लिए बताना हो, ऋण आवेश बताना हो, तो क्या इसको इससे फिगर बनाए बताएंगे? नहीं, बिल्कुल फिगर से बताएंगे, परंतु परिभाषा में बताएंगे। कैसे बताएंगे? सीखिए बाबू। तो कोई कहेगा बाबू, ऋण आवेश किसे कहते हैं? कहिएगा बाबू कि यदि कैसे बताएंगे इसको? परिभाषा कैसे कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते
कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। आप समझिए बाबू, आप समझते हैं बाबू, आप समझते हैं। तो क्या कहेगा ऋण आवेश किसे कहेगा कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, मतलब यहाँ पे आया है तो अधिक हुआ कि नहीं, तो इसके कारण जो भी चार्ज उत्पन्न होगा उसी क्या कहते हैं बेटा, उसी कहते हैं ऋण आवेश। कोई दिक्कत है? उसी क्या कहते हैं ऋण आवेश। परंतु फिर इसमें कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ कहे कि नहीं, बताइए कि इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव होगा। तो मैं फिर बताया था, अभी पिछले जस्ट पीछे बताया था कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है, परंतु साथ में इसका क्या होता है बेटा, साथ में इसका क्या होता है, द्रव्यमान घटता है। परंतु जो लेता है उसमें माइनस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है, परंतु साथ में क्या होता है, उसके द्रव्यमान में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। परंतु ऐसे थोड़े बताएंगे, इसको सिस्टम से लिखेंगे बेटा, इसको अगले तीर बना के इसमें लिखेंगे कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश अगर ऋण आवेश हो तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको सिस्टम से बताएंगे, क्या कहेंगे इसको सिस्टम से बताएंगे कि यदि किसी पिंड पर यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश हो तो इसके द्रव्यमान में क्या होती है, द्रव्यमान में द्रव्यमान में वृद्धि होती कोई दिक्कत है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कोई दिक्कत है? हो गया बाबू? ऋण आवेश किसे कहते हैं तो मैं समझा चुका हूं, पर फिर भी बता देता हूं। ऋण आवेश किसे कहते हैं, यदि किसी एक पिंड है और दूसरा पिंड है, ए ने जो दिया उस पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज, जो दिया उससे माइनस चार्ज, याद रखेगा। परंतु जो देता है बेटा उससे प्लस चार्ज, जो लेता है माइनस चार्ज। और याद रखिएगा कि जो देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता ही होता है, परंतु क्या होता है, साथ में इसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आती है। और जो लेता है उससे माइनस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है, परंतु साथ में क्या होता है कि साथ में उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि ए ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो ए पे कितना चार्ज उत्पन्न होगी, +2 चार्ज उत्पन्न होंगे, परंतु बी ने उस पर दो इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे कौन चार्ज हुए, -2 चार्ज उत्पन्न होंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। परंतु ये तो मान लीजिए फिगर के हिसाब से बताया, परंतु इसका परिभाषा कोई पूछे तो क्या कहेगा कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर अधिकता हो रही नहीं, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश मतलब जो भी आवेश उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे ऋण आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। परंतु फिर कोई पूछ देगा कि मान लीजिए बताइए कि इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रहेगा कि जो लेता है उसकी द्रव्यमान बढ़ता है, जो देता है उसकी द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। तो इसको सिस्टम परिभाषा से बता देंगे कि यदि किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश हो तो इसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर इसको मिटाते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में, और वैद्युत आवेश में हमने कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ा कि धनावेश ऋण आवेश किसे कहते हैं। अतः वैद्युत आवेश के बारे में हमने पूरा बताया, धनावेश ऋण आवेश के बाद आपको पढ़ेगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, अतः वैद्युत किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश सूत्र क्या होता है देखेंगे बेटा कि वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश को हम वैद्युत आवेश को पढ़ा है, पीछे पढ़ाए थे कि वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है कि विद्युत आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र होता है बेटा क्या होता है, Q बराबर N × E होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। और वैद्युत आवेश का एक और सूत्र होता है, कि Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। क्या होता है, I × T। अब समझते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई क्या होता है, कि भाई M क्या है, ये M क्या है, E क्या है, फिर I क्या है, T क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अब लिखेंगे जहाँ पे क्या है, जहाँ Q क्या है बाबू, आवेश है, जहाँ Q क्या है, आवेश है। क्या है वो, आवेश है। कोई दिक्कत है? नहीं। असल जहाँ Q क्या है, आवेश है, जहाँ Q क्या है, आवेश है।
फिर कोई पूछेगा कि n क्या है बाबू, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है बाबू, संख्या। क्या है, संख्या है। फिर पूछा ई क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई दिक्कत है, संख्या। आई क्या है बाबू, तो आई है धारा। क्या है बाबू, धारा। क्या है, धारा। आई क्या होता है, धारा। आई क्या है, धारा। टी क्या है, तो समय है। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। कोई दिक्कत है। तो वैद्युत आवेश कितने सूत्र होते हैं, 2 सूत्र। क्या होता है कि Q बराबर एन ई, और दूसरा होता है Q बराबर आई इंटू टी। और समझ रहे हो ई, तो आपको कहेगा ई का वैल्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना होता है, 19 कूलम होता है। कितना होता है, 19 कूलम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो मैंने वैद्युत आवेश के बारे में पूरा बताया। वैद्युत आवेश हमने आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया कि वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एवं फील्ड पढ़ा। इसमें सबसे पहले मैंने बताया विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। फिर वैद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं इसको मैंने बताया। वैद्युत आवेश के प्रकार के बाद से इसके 2 प्रकार होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। फिर धन आवेश के बारे में विस्तारपूर्वक बताया, फिर ऋण आवेश के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। फिर हमने विद्युत आवेश के बारे में बताया कि विद्युत आवेश आता है। विद्युत आवेश सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर प्लस N इंटू ई होता है बाबू। फिर विद्युत आवेश एकांक सूत्र होता है Q, एकांक सूत्र होता है बाबू Q, एकांक सूत्र होता है Q। और Q बराबर क्या होता है, एकांक सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, I इंटू टी। जहाँ पे आप समझाया हमने कि Q क्या है, तो Q बेटा आवेश होता है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या है इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, I क्या है धारा होती है, T क्या होता है समय होती है। कोई दिक्कत है नहीं। फिर कोई बोलेगा कि E का मान कितना होता है, E का मान कितना होता है, 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है, 19 कूलम होता है। देखिए दोस्तों, अभी जितना मैंने पढ़ा है, हमने आपके सामने जितना हम लोग आपस में मिलकर जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, इस पे पेपर में कितना कैसे क्वेश्चन पूछा है, चलिए इस पे हमने ये भी दिखा देते हैं कि पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन बनती है और कैसे अभी तक क्वेश्चन पूछा है। आइए मैं क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं। चलिए तब तक इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन को तो देखिए बाबू, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने अभी कहा कि जितना मैंने पढ़ाया है अभी इसके पीछे, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसी में क्वेश्चन पूछा है। ये देखिएगा, उसी वहीं से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, इसके बारे में बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ के धातु के 2 गोले ए और तथा बी दिया है, क्या दिया है, एक गोले पर मतलब प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे क्या है माइनस क्यू आवेश दिया है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए की ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, फिर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन सी दिया कि द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी कह रहा बेटा कि इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, तो देखिए आप खुद देखिए ये क्या ये क्वेश्चन बढ़ने वाला, द्रव्यमान बढ़ेगी घटेगी क्या, इसके बारे में बताया नहीं है। आइए इसके बारे में बताते हैं, देखिए समझते हैं। कहना सबसे पहले कि यदि किसी पदार्थ के धातु के 2 गोले हैं, मान 2 गोले की बात करें, सबसे पहले मैं 2 गोला बना देता हूँ। क्या करता है, 2 गोला बना देता हूँ, 2 गोला बनाते हैं। चलिए मैं 2 गोला सबसे पहले बनाता हूँ। इसको एक गोला है और दूसरा गोला मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, इसको बी गोला मान लेते हैं। क्या मान रहे हो, बी गोला मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं, बी। अब समझिए इस बात को, बी गोला कह रहा है कि एक पर प्लस क्यू आवेश है, मतलब इससे प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए इस पे कौन आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि बताइए कि अब इसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन सीधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ के धातु के 2 गोले ए और बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू बाबू यहाँ गलती हो गया, सॉरी थोड़ा समझ लेगा, यहाँ आवेश छूट गया है, सॉरी था, क्षमा करिए बाबू, आवेश छूट गया था, क्षमा चाहते बाबू, यहाँ आवेश छूट गया, आवेश तथा दूसरा में कहना है कि दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया है गया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब सीधा बाबू है क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 2 गोले हैं, एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है, एक पे प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। तो कह रहा है कि इसके द्रव्यमान में प्रभाव क्या होगा। ये सीधा यही कहना चाहता है, पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। यही पूछना चाहता है कि बताइए कि इस दोनों के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद करिए, मैं अभी जस्ट पीछे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है
जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सी चार्ज उत्पन्न होती है? प्लस चार्ज। मैंने बताया था नहीं बताया था नहीं। और जो लेता है उस पर कौन सी चार्ज उत्पन्न होती है? माइनस चार्ज। जो देता है उस पर प्लस चार्ज, जो लेता है माइनस चार्ज। परंतु साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो देता है प्लस चार्ज उत्पन्न होता ही होता है, परंतु इसकी द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है बेटा? कमी। परंतु जो लेता है उस पर माइनस चार्ज उत्पन्न होती है, परंतु साथ में बाबू यहाँ पे इसकी द्रव्यमान क्या होती है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी द्रव्यमान में वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होगी? यानी ए के ऊपर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है तो ए का द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, और बी के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसकी द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी बी का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, और ए का द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज तभी तो उत्पन्न होगी कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसने दिया इस पे, तो बाबू ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज उत्पन्न होगी। तो जब प्लस चार्ज उत्पन्न होगी, तो मैं बताया था कि जब प्लस चार्ज उत्पन्न होगी तो साथ में प्लस चार्ज उत्पन्न होने के साथ साथ इसके द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है। परंतु जो लिया है उस पे कौन सी चार्ज उत्पन्न होगी? माइनस चार्ज उत्पन्न होगी। और माइनस चार्ज उत्पन्न होने के साथ साथ बाबू आपको यह भी बताया था कि इसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो बताइए, अब तो आप हमको बताने से पहले आप क्वेश्चन पकड़ लियो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो याद करिए, ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसके ऊपर जो देगा उस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होगी, साथ में क्या होगी बेटा? साथ में कौन सी होगी? उसकी द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो बताइए कि किसके ऊपर माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज उत्पन्न है। ए के द्रव्यमान पे प्लस चार्ज, इसकी द्रव्यमान क्या होगी? कमी होगी, साथ में कह रहा है कि वृद्धि होगा। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे होता है क्या है? कमी होगी। ए के द्रव्यमान, अगर ए के ऊपर प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। परंतु क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी बढ़ेगा। तो ये क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है ऑप्शन सी बी कह रहा है, सॉरी ऑप्शन बी कह रहा है कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इससे माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ है, और माइनस चार्ज जहां पे उत्पन्न होता है वहां पे कौन सी चार्ज उत्पन्न होगी? उसकी द्रव्यमान में वृद्धि होगी। किसका द्रव्यमान बढ़ेगा? बी का। तो किसका द्रव्यमान बढ़ेगा? बी का। ऑप्शन में कौन सही होगा? ऑप्शन में बी सही होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं बाबू। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको भी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि यदि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संख्या मतलब क्या होती है? यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी n की मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो बाबू आपको पता है कि मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको पढ़ा है कि वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश Q से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र 2 पढ़ाया था। एक Q बराबर n ही पढ़ाया था, I1 पढ़ा है, Q बराबर I इंटू टी पढ़ा है, I इंटू टी पढ़ा है, I गुणन टी पढ़ा है। आपको पता है कि इसमें सब n और e के संबंध में है, n और e के संबंध में, n q और e के संबंध में, सॉरी इसमें देखिए ऑप्शन में q n e के संबंध में सारा ऑप्शन दिया है, यानी i और t की कहीं चर्चा नहीं हुआ तो इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इससे जब इसकी चर्चा नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं है। और समझिए इसमें कहा है कि Q, E और N के ही रूप में सारा ऑप्शन दिया है, तो हम इस सूत्र पे निकालते हैं। और हमसे बोल रहा है कि N की संख्या होती है, यानी क्या पूछ रहा है? N का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन में सीधा मतलब है, कह रहा है कि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी सीधा इसका मतलब है वो कि N का मान पूछ रहे थे। N का मान पूछेगा तो N की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको जानते हैं ये Q है, तो Q बराबर यहाँ N और E के बीच में कोई चीज नहीं, क्या मानेंगे? गुणा। तो गुणा मानेंगे तो यहाँ पे E क्या है बाबू? यहाँ पे जो E दिया है ये गुणा में है, इधर क्या होगा? बटा में। तो Q बटा E बराबर क्या होगा? N। तो N की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया है? Q बटा E। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। और एक बात और बता दे बाबू कि ये मत सोचिएगा आप लोग कि हम जो यहाँ पे करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं न्यूमेरिकल, जो भी मतलब थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन कराते हुए जा रहा हूँ, तो बाबू कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, 1-2 ही करा रहा हूँ। तो बाबू यहाँ पे 1-2 इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बाबू ये क्या है, ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत पूछा है, एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछा है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आया है, जिसको मैं चाहूँ तो यहाँ करा सकता हूँ, परंतु बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा रहा अभी शुरुआत किया हूँ फिर इसको। और दूसरी बात ये है कि बाबू बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत कम कराते हुए चल रहा हूँ। और समय मतलब जैसे जैसे हम
कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे क्वेश्चन का भी वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ा देंगे। परंतु शुरुआत में भी क्या होगा, अभी हल्का हल्का वेटेज बढ़ा रहे हैं तो हल्का हल्का क्वेश्चन ही कराएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे, मैंने क्वेश्चन ये 2 कराया, अब इसके बारे में समझते हैं कि अब इसके आगे पढ़ेंगे हम कि विद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा, विद्युत आवेश के मात्रक एवं बीमा के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बाबू कि विद्युत आवेश, देखिए बाबू अभी मैंने विद्युत आवेश पढ़ा था, उसके साथ जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं कराया, पर थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन कराया। और क्यों थोड़ा बहुत कराया इसको भी मैंने बताया। चलिए अब समझते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा के बारे में, कि विद्युत आवेश का मात्रक और बीमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में समझते हैं। विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में तो लिखेगा कि विद्युत आवेश का मात्रक। अब याद रखेगा बाबू, को कहेगा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। याद रखेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश लिखेगा इसमें, कोई कहेगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कहेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है वो, कूलाम होता है, कूलाम होता है। और एक बात और बता दे बाबू कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, परंतु याद रखिए बाबू कि बहुत लोग पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि बताइए कि विद्युत आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है। तो आपको तो टीचर पढ़ा कि एसआई मात्रक कूलाम होता है, परंतु वो पूछ देगा कि एमकेएस मात्रक क्या होता है। तब आपको याद रखेगा कि कहेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कोई पूछे या एमकेएस मात्रक पूछे, तो दोनों में क्या होता है, कूलाम ही होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, क्योंकि एमकेएस मात्रक के आधार पर क्या बना है, एसआई मात्रक बना हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं, आप समझिए। तो कोई बताएगा कि विद्युत आवेश के एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक पूछेगा, दोनों में क्या होता है, कूलाम होता है। क्यों होता है अभी मैंने बताया, कोई दिक्कत है नहीं। आप कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, या विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक, तो बाबू विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बाबू, फेकलिन होता है, या इसे स्टेट कूलाम बोलते हैं, फेकलिन बोलते हैं, या उसका एक और नाम है क्या है, स्टेट कूलाम बोलते हैं, कहते हैं स्टेट कूलाम। कोई दिक्कत है नहीं। तो कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मतलब सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बाबू विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, या फेकलिन होता है। फेकलिन होता है। क्या होता है बाबू, फेकलिन होता है, इसका एक नाम है फेकलिन। फेकलिन होता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा बाबू कि बाबू ये तो होता है कि सीजीएस मात्रक पर, तो याद रखिएगा कि यह सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है या फेकलिन होता है, और ये आवेश मतलब विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। कहता है ये सबसे छोटा मात्रक होता है। लिखेंगे बेटा, यह क्या होता है, यह विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। छोटा मात्रक होता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए, फिर कोई कहेगा कि बताइए कि एक कूलाम बराबर, और कूलाम को हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से। किससे व्यक्त करते हैं, सी से। तो कोई कहेगा कि एक कूलाम बराबर कितना होता है, तो कहेगा एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, तो कहेगा कि 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फेकलिन होता है। क्या होता है, फेकलिन। तो कोई पूछेगा आपसे कि एक कूलाम बराबर कितना फेकलिन या स्टेट कूलाम होता है, तो कहेगा कि कोई कहेगा कि एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम या फेकलिन होता है, तो कहेगा कि 3 × 10⁹ फेकलिन होता है। 3 × 10⁹ कितना होता है, 9 फेकलिन होता है। 3 × 10⁹ कितना होता है, 9 फेकलिन होता है। कोई दिक्कत है नहीं, आप समझिए।
और समझिए, कोई पूछेगा कि आवेश का कोई पूछेगा कि कुछ पूछेगा बाबू कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो कहेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रा, कोई पूछेगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बाबू, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। अब कोई पूछ दे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। सबसे छोटा मात्रक फैक्लिन। एक कूलाम में कितना फैक्लिन, तो 3 × 10⁹ फैक्लिन होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब कोई पूछेगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। कोई पूछेगा कि एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, कितना कूलाम, तो कहिए बाबू कि एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है, 96,500 कूलाम। तो कोई कहेगा कि एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, तो कहेगा बाबू कि 96,500 कूलाम होता है। 96,000 कितना कूलाम होता है, 500 कूलाम होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए, कोई दिक्कत है, समझिए। अब देखिए, अभी हमने समझा है कि विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में। अब हम क्या समझेंगे, विद्युत आवेश के बीमा के बारे में। तो इसी को समझते हैं। अभी हमने विद्युत आवेश का मात्रक समझा, अब हम समझेंगे विद्युत आवेश का बीमा। विद्युत आवेश के बीमा, कोई दिक्कत है बाबू, समझिए। अभी हमने समझा कि आवेश का मात्रक, अब हम समझेंगे आवेश का बीमा के बारे में। तो बाबू याद रखिएगा, तो आवेश का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा जब बीमा निकालना, तो आपके गुरुजी जब इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो बताए होंगे कि जब भी आपको आवेश का बीमा निकालना होगा तो आपके पास आवेश का सूत्र होना चाहिए। जिस चीज का बीमा अगर निकालना आपको होगा उसका क्या होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए। तो हमको किसका बीमा निकालना है, हमको निकालना है आवेश का बीमा निकालना है। तो आवेश का सूत्र हमको लगाएंगे, आवेश का सूत्र। तो आवेश से कितना सूत्र है बाबू, 2 सूत्र। हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि आवेश से कितना सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है, 2 सूत्र। एक होता है कि Q = NE होता है, और दूसरा होता है कि Q = I × T होता है। तो याद रखिए बाबू, हमारे पास 2 सूत्र होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पैदा हुआ कि बताइए सर इस पे बीमा निकालेंगे कि इस पे निकालेंगे। तो याद रखिए बाबू कि हम कभी भी विद्युत आवेश का बीमा निकालते हैं तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। सर हमने विद्युत आवेश का सूत्र मतलब Q = NE का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमा किस पे, इस पे नहीं निकलता है। कभी भी बीमा किस पे निकलता है बाबू, इस पे निकलता है। किस पे निकलता है, इस पे। निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो Q बराबर करेंगे कि I × T का बीमा निकालेंगे। तो याद रखिए बाबू कि जब भी बीमा निकालेंगे वो Q का जो बीमा होगा वो I × T के बीमा के बराबर होता है। जो भी Q का बीमा होता है वो I × T के बीमा के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे कि Q का बीमा बराबर किसका बीमा होगा, TI × T के, T का क्या होगा, का बीमा यानी इसका जो बीमा होगा वो I × T के बीमा का बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत है, हमने लिखा, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझ बाबू, नहीं बाबू कि Q का बीमा बराबर I क्या है बेटा, धारा। I क्या है, धारा। और जब इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि विद्युत धारा का मात्रक आपको पढ़ा, विद्युत धारा का बीमा सूत्र पढ़ाया होगा कि बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, कैपिटल ए होता है। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, कैपिटल ए। तो विद्युत धारा है ना, तो आई क्या विद्युत धारा, बड़े क्वेश्चन में सॉरी आई क्या है विद्युत धारा, और आई क्या है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का बीमा सूत्र क्या होता है, आई इंटर फर्स्ट में बताया होगा कि कैपिटल ए होता है। तो जहां पे आई दिया यहाँ पे कर सकते हैं कि बड़े क्वेश्चन में कैपिटल ए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए बाबू, आपके गुरुजी फिर बताए होंगे कि बाबू टी क्या है, समय, और टी समय है बाबू। तो टी समय है तो समय का आपका बीमा सूत्र बढ़ाए होंगे। तो आपके गुरुजी ने बताए होंगे इंटर फर्स्ट ईयर में कि कैपिटल क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, कैपिटल टी। जहाँ पे टी दिया है बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा कि कैपिटल टी हो जाएगा। कितना होगा बेटा, कैपिटल टी। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि Q का बीमा बराबर क्या होगा, I × T। तो क्या I और T गुणा होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, A × T। तो कोई आएगा कि विद्युत आवेश मतलब आवेश का बीमा क्या होता है, तो कहिए बाबू कि बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, AT होता है। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, AT होता है। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है बाबू, AT होता है। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, AT। और इसको आप बिल्कुल नोट मत करिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, इसको समझाने के मैं लिखा था। अब समझिए बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, AT होता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए बाबू, आगे चलते हैं।
अब हमने इसके बारे में हमने अब विद्युत आवेश का मात्रक पढ़ा, फिर मैंने बीमा पढ़ा, उसके साथ से मात्रक पढ़ा और फिर मैंने बीमा पढ़ा। तो बाबू अब इस पे अब बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन पूछा है साथ में उसको भी मैं करा दूंगा, और करा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसको भी मैं दिखाता हूँ साथ में। देखिए चलिए, तो देखिए बाबू अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने विद्युत आवेश के बीमा और मात्रक के बारे में पढ़ा, और अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है पेपर में, जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछा है उसी पेपर क्वेश्चन को मैं यहाँ करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन कहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, और मैंने पढ़ा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो क्या बाबू इसमें बताइए एम्पियर होता है, नहीं, बिल्कुल कर देंगे, ये गलत है। फैराडे, तो बाबू याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक फैराडे होता है, परंतु ये सबसे बड़ा मात्रक होता है, परंतु एसआई मात्रक नहीं होता है। एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वोल्ट, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, एसआई मात्रक नहीं होता है, एसआई मात्रक नहीं होता है। नहीं बचा क्या है, कूलम्ब। तो याद है बाबू कि एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, परंतु बहुत जगह क्या होता है ऑप्शन में कूलम्ब कर देता है। क्या होता है, कूलम्ब। तो इसमें कौन सा सही होगा बाबू, कूलम्ब होगा। ऑप्शन में कौन सा है सही, कौन सा का, डी सही होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा बाबू कि विद्युत आवेश का बीमा होता है, नहीं आवेश का बीमा होता है। क्या होता है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, हम पढ़ा थे ए टी होता है। क्या होता है, ए इंटू टी होता है। बड़े क्वेश्चन क्या होता है, ए इंटू टी होता है। क्या इसमें क्या ये होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या ये होता है, ये भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये होता है नहीं। ये बचा हुआ क्या होता है, ए टी, यानी कौन सा में, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। आप समझिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय में न्यूनतम मान होती है, तो न्यूनतम मान कितना पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। 19 कूलाम, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर कौन सा बी होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यही क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हुआ था। क्वेश्चन तो बहुत से पूछे हैं बाबू, क्वेश्चन तो बहुत से पूछे हैं, परंतु मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करा नहीं पाऊंगा, क्यों बाबू वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो आप भी क्या करेंगे, आप भी छोड़ चले जाएंगे, कहेंगे आप लोग क्या है बहुत लेंदी है, छोड़ जाने दो, ठीक है। इसलिए बाबू यहाँ पे लिमिटेड ही क्वेश्चन में पढ़ा सकता हूँ, और लिमिटेड ही क्वेश्चन में करा सकता हूँ। इसमें थ्योरी बढ़िया से कराऊंगा, और क्वेश्चन तो कराऊंगा, पर थोड़ा क्वेश्चन कम हो सकता है, परंतु थ्योरी और डेरिवेशन पूरा भरपूर रहेगा, न्यूमेरिकल भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। परंतु पूछा हुआ क्वेश्चन लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि बाबू वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि भाई आपकी थ्योरी पढ़ाई भी बढ़िया से हो, तैयारी बढ़िया हो, और वीडियो क्या हो, ज़्यादा लेंदी ना हो। तो लेंदी वीडियो ना हो, इसलिए क्या हो रहा है बाबू कि मैं क्वेश्चन थोड़ा कम कराऊँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की पढ़ाई हमारी और आपकी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक की बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।